हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं अजय कुमार एजुकेटर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन एनटीपीसी और आरआरबी वालों के लिए लेकर आए हैं, जो 2021, 2020 और 21 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये आज की वीडियो है। इसमें टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ये 50 क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको एनटीपीसी और आरआरबी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्वान है? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो इसका सही आंसर है आपका राजस्थान। राजस्थान जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो व्यापारिक जो है, लोथल व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र, कालीबंगा अनुष्ठानिक गतिविधियों की कतारें और चन्हुदड़ो जहाज निर्माण उद्योग, लोथल भांड निर्माण उद्योग। तो इसका आपको राइट आंसर चुनना है और आप जो है इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं, ताकि आपको पता चले कि आपने कितना स्कोर किया। यदि आपने 50 में से आपने 30 क्वेश्चन ठीक किए हैं तो आपका स्कोर बहुत बढ़िया है। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपने ऑप्शन लिखते जाएं और वीडियो के लास्ट में चेक ज़रूर करें। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें और इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन क्वेश्चन को देख पाएँ। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है, जो चनहूदड़ो था वो जहाज निर्माण उद्योग नहीं था। बाकी तो तीनों, ये लोथल था वो व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था, कालीबंगा जो है अनुष्ठानिक अग्निवेदियों की कतारें थी और लोथल जो है भांड निर्माण उद्योग था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत कहाँ से आए? आर्य जो है भारत कहाँ से आए? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी पूर्वी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मध्य एशिया से जो है भारत आए थे आर्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध विद्वान प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर किस देश का निवासी था? तो इसका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी पर्सिया और ऑप्शन डी इसका भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी। जो आपका जो प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर था वो कहाँ से आया? जर्मनी से। इसका ऑप्शन सी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला आपका प्रश्न है, ऋग्वेद की ऋचाओं के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाला था उसे क्या कहते हैं? होत्र, अधर्यु, उदात्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर चुनना है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर की बात कर लें, इसका राइट आंसर है होत्र। जो है ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाला जो होता है उसे कहते हैं होत्र। और जो अधर्व्यू होता है, ये जो होता है आपका अधर्व्यू, ये जो होता है यजुर्वेद को पढ़ने वाला, ये जो होता है यजुर्वेद को पढ़ने वाला, इसे कहते हैं होत्र। अधर्व्यू। और ये उदात्र जो होता है आपका, ये जो होता है ये आपका जो सामवेद को पढ़ने वाला होता है उसे कहते हैं उदात्र। राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो भारतीय संगीत का जनक कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो आपको राइट आंसर चुनना है। इसका कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं, नेचुरल हिस्ट्री के राइटर पूछे हैं। तो आपका राइटर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हर एक आपके जो है शिफ्ट में नेचुरल जो आपका राइटर है उससे ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। तो राइटर्स जितने भी हैं उन सबको आप रीड करके जाएं। चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं।
ऑप्शन ए है हेरोडोट्स, प्लिनी, प्लूटो, ज्ञानेश्वर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लिनी इज राइट आंसर। प्लिनी ने जो है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। और इनकी भी बात कर लें, जो हेरोडोट्स ने लिखी है वो लिखी है हिस्टोरिका। हेरोडोट्स ने क्या लिखी है? हिस्टोरिका। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दूं मैं, हेरोडोट्स ने हिस्टोरिका लिखी है और प्लूटो ने जो है लिखी है आपकी रिपब्लिक। प्लूटो ने रिपब्लिक लिखी है और ज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा। ज्ञानेश्वर ने जो बुक लिखी है उसका नाम है मिताक्षरा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी के लेखक कौन हैं? एक ये भी आपका बुक से ही है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो है इसके राइटर पूछे जनी एस्टन, हेलन केलर, जॉन ग्रीन, मैक्स वेबर। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें, इसका राइट आंसर है मैक्स वेबर। और जनी एस्टन ने भी एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है आपका प्राइड एंड प्रीजो प्रूजुडाइस। इनने जो पुस्तक लिखी है प्राइड एंड प्रूजुडाइस, इनने बुक लिखी है। और हेलेन केलर की बात कर लें, इन्होंने भी एक बुक लिखी है, उसका नाम है आपका जो है स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इन्हें लिखी है स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हेलेन केलर ने लिखी है। और जॉन ग्रीन ने जो आपकी बुक लिखी है वो लिखी है माई लाइफ, इन्हें लिखी है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। इन्हें जॉन ग्रीन ने जो बुक लिखी है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। तो आपको सभी एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दे रहा हूँ मैं। जनी एस्टन, एक बुक में आपको 3 राइटर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 30 जनवरी, 8 मार्च, 4 दिसंबर। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें, इसका राइट आंसर है 29 अगस्त। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो हर एक शिफ्ट में आपके खेल से भी एक इम्पोर्टेंट, दिवस से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दिवस को हमेशा ध्यान रखें, दिवस को छोड़े ना, इससे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए इनके भी दिवस, 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका? 30 जनवरी को जो है सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को जो है आपका, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को आपका रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को आपको रासायनिक दुर्घटना दिवस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ राज्यों के निर्माण के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही नहीं है? तो पहला है गोवा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। और दूसरा है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा। तो आपके जो है इस बार जो है एग्जाम में ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन एक जरूर पूछ रहा है कि राज्यों के निर्माण के संदर्भ में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें, पहले तो देख लें इनमें कि जो निर्माण किस किस का कब हुआ है। तो सिक्किम का जो हुआ है, सिक्किम का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम का हुआ है 1975 में। और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। और मिजोरम भी 1987 में। और गोवा भी 1987 में ही निर्माण हुआ है। बट इनमें ये जो सन है ये सेम है, बट इनमें डेट का अंतर है, तो ये ध्यान रखें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वेद नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, अथर्ववेद। तो आपको पता है वेद 3 है, कौन कौन से? एक ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये जो है आपका वेद नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? अरिस्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभदेव। तो इसका राइट आंसर की बात कर लें, तो जैनियों के पहले
तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। और इसमें कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। 23 में कौन थे? पार्श्वनाथ। और अरिस्टोनेमी आपके थे 22 में। अजितनाथ द्वितीय थे। और इनके जो है प्रतीक चिन्ह की बात कर लें, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है? अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है? सिंधु घाटी, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अजंता की गुफाओं में जो है बुद्ध धर्म से संबंधित कलाएं पाई जाती हैं। और बुद्ध धर्म का जो ग्रंथ है प्रमुख वो है जातक कथा। ये भी आपको ध्यान रखना है, जातक कथा इसका प्रमुख ग्रंथ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर के जीवन की घटनाओं एवं उनके स्थलों की एक सूची का सुमेल कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो आपको इसमें कई सारे क्वेश्चन मिक्स्ड हैं, बट आपको एक ही क्वेश्चन में ये मिला है, तो इसलिए आपको मैचिंग करना है किसका किसके साथ। तो आपको देखना है ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई इन्हें, इसको मिलाना है। निर्वाण कहाँ हुआ, पहली जैन संगति कहाँ हुई, जन्म कहाँ हुआ, ये सब आपको मैच करना है। तो इसका जो है ज्ञान प्राप्ति इन्हें कहाँ से हुई? जाम्बिक ग्राम से। ज्ञान प्राप्ति जाम्बिक ग्राम से। और जो है इसका निर्वाण कहाँ हुआ? निर्वाण हुआ पावा में। पहली जैन संगति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। जन्म स्थान क्या है? कुंदन ग्राम। तो इसका राइट आंसर की बात कर लें, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2 1 3 4, 2 1 4 3। तो ए का है 2, बी का है 1, और सी का है 4, और डी का है 3। ये हो गया इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे ज़रूर तैयार कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म के बारे में गलत है? जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए, पहले ऋषभदेव व अंतिम वर्धमान महावीर। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो जैन धर्म में हुए 24 तीर्थकर हुए, और जो है पहले ऋषभदेव थे और अंतिम वर्धमान महावीर। ये आपका राइट है। और 23 में तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, अभी मैंने बताया आपको 23 में तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, ये भी राइट है। और जैन धर्म जो है त्रिरत्न सिद्धांत व 5 व्रत इसकी प्रमुख शिक्षा है, ये भी राइट आंसर है। तो जैन धर्म व बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, विश्वास करते थे, यह आपका रॉन्ग आंसर है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चलिए प्रश्न थोड़ा छोटा कर लेते हैं प्रश्न को। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालय में, पहले उच्च न्यायालय में, फिर सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसका राइट आंसर की बात कर लें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च में या फिर उच्च में किसी भी आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का विवाद प्रवेश कर सकते हैं, प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मेढक के दांत होते हैं, तो मेढक के दांत किस टाइप के होते हैं? होमोडोंट, थिकोडोंट, हेट्रोडोंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मेढक के दांत किस टाइप के होते हैं? होमोडोंट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या क्या होता है आपको ये बताना है। हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, पोषक तत्व। तो आपका जो पेप्सिन होता है वो क्या होता है? एंजाइम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पेप्सिन एक एंजाइम है। तो आपको बता दूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक का बटन आपको दबाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस क्वेश्चन को सीख पाएँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है किस योजना के तहत हुआ, ये आपको बताना है। माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, बेबेल योजना। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है किस योजना के तहत इसका विभाजन हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है माउंटबेटन योजना। तो भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत इसका विभाजन हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक क्या है? 1.991, 1.32, 1.09, 1.52। तो इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं। इसका राइट आंसर है 1.52। तो क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.52 इसका अपवर्तनांक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंसोमनिया संबंधित है। जो आपका जो इंसोमनिया जो है किससे संबंधित है? आपको से पूछा है भुलक्कड़पन से, अनिद्रा से, अंधेपन से, रक्तहीनता से। इसके राइट आंसर की बात करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इंसोमनिया जो आपका संबंधित है रोग, वो अनिद्रा से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की पपड़ी में पाई जाने वाली विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है। तो पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम या फिर तांबा। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है वो है प्लेटिनम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा। एपिग्राफी में अध्ययन किया जाता है पुष्पों का, परागकणों का, घास का, अभिलेखों का। तो इसका राइट आंसर की बात कर लें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो आपका एपिग्राफी अध्ययन है वो किस लिए किया जाता है? अभिलेखों के अध्ययन के लिए किया जाता है इसका उपयोग। जो अभिलेखों का अध्ययन किया जाए वो जो साइंस कहलाएगी वो आपकी कौन सी साइंस कहलाएगी? एपिग्राफी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसका उपनाम लोकहितवादी था? बाल गंगाधर तिलक, सूर्यसेन, राममोहन राय, गोपाल हरि देशमुख। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो जल निकास घाटियों को अलग करने वाले उभरे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो जो दो जल निकास वाली घाटियां होती हैं इनके बीच जो उभरा हुआ भाग होता है उसी को क्या कहते हैं? फ्लड प्लेन, वाटर डिवाइड, ड्रेनेज बेसिन या ड्रेनेज पैटर्न। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो दो जल निकास घाटियों को अलग करने वाला उभरा हुआ भाग होता है उसे वाटर डिवाइड कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। तो आपको मैं बता दूं जो है ऑप्शन डी तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ऑक्सीकरण में या तो इलेक्ट्रॉन की हानि होगी या फिर इलेक्ट्रॉन का लाभ होगा। ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की हानि और लाभ होता है। तो राइट आंसर की बात कर लें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन की इसमें हानि होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्लोरोमाइटिन है। क्लोरोमाइटिन क्या है? प्रतिरोधी है, पीड़ाहारी है, प्रति अवसादक है, प्रतिजीवाणु है। प्रतिरोधी को एंटीसेप्टिक कहते हैं, पीड़ाहारी को एनाल्जेसिक कहते हैं, प्रति अवसादक को एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं और प्रतिजीवाणु को एंटीबैक्टीरियल कहते हैं। तो क्लोरोमाइटिन आपसे पूछा है क्या है? तो क्लोरोमाइटिन इसका राइट आंसर बात कर लें प्रतिजीवाणु है, एंटीबैक्टीरियल है। क्लोरोमाइटिन क्या है? एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल कम है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तमिलनाडु का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है।
इन ऑप्शंस की मुकाबले कम है। बाकी तो और ऑप्शन को देखा जाए तो ये हाँ वहाँ पे ये रॉन्ग बैठ जाएगा। तो यदि आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं तो इसमें आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत पर लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। तो जो है आपकी भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू के लिए संसद जो है कोई भी कानून कैसे बना सकती है, वो बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के कानून बना सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में किया जा सकता है? साख पर नियंत्रण करके किया जा सकता है, या फिर सार्वजनिक व्यय में कमी करके, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग करके, या फिर सभी के द्वारा जो है आपका मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इन सभी से जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो आपको ऑप्शन है गुवाहाटी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, या फिर उड़ीसा। राइटर्स बिल्डिंग के नाम से किस राज्य का जो है सचिवालय जाना जाता है? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पश्चिम बंगाल का जो है सचिवालय भवन है वो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो खेलों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टीपल जो है किस खेल के लिए प्रयुक्त किया जाता है शब्द? खो खो, स्कीकिंग, हॉर्स रेसिंग, स्विमिंग। तो आपको राइट आंसर इसका बता दें, इसका राइट आंसर है हॉर्स रेसिंग के लिए स्टीपल शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कोण कितना होता है? तो कार्य और विस्थापन जो है जब शून्य हो जाए, कार्य शून्य हो जाए यानी कि W की वैल्यू 0 हो जाए, तो विस्थापन यानी कि S और बल यानी कि F में जो है कोण कितना होगा? विस्थापन और इसके बीच कोण पूछा है। तो इसका फार्मूला होता है W=FS cos थीटा। तो आप जो कार्य है यहाँ पे 0 है। 0 कब होगा कार्य, कितने डिग्री एंगल हो? ये कॉस थीटा है जो आपका, इसमें ये थीटा कितना एंगल हो कि W=0 आ जाए। तो कॉस में आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉस में कॉस 0 की वैल्यू होती है कॉस 0 की 1, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो यदि आप एंगल को है जो 90 डिग्री रख दें, तो आपका W जो निकल के आएगा, जो W निकल के आएगा वो 0 आ जाएगा। 0 कैसे आ जाएगा? W=FS, तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब कॉस थीटा की जगह हमने 90 डिग्री रख दिया। अब हमें पता है FS और कॉस 0 की वैल्यू 0, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो W= फाइनली हमारा 0 निकल के आ जाएगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? 50 हर्ट्ज, 8 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज, या फिर 16 हर्ट्ज। तो इसकी बात कर लें, जो इसका फार्मूला है N=1/T। जो T बराबर होता है आवृत्ति कंपन बटे समय। तो आपका T बराबर जो होता है 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या। 1 सेकंड में कितने दोलन पूरे करता है? तो 40/2.5। चलिए अब देखते हैं N=1/T। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1/2.5/,
40, 40 को ऊपर भेजेंगे, 40 चला जाएगा ऊपर, बटे 2.5 पॉइंट से एक जीरो बढ़ा लेंगे, 25 एकम 25 और बचा यहाँ पे आपका 15, 25 छक्का 150, तो क्या निकल के आया आपका n=16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 16 हर्ट्ज। तो इसकी तरंग की आवृत्ति कितनी है? तरंग की आवृत्ति जो है आपकी 16 हर्ट्ज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च। इसका राइट आंसर है 21 मार्च, ऑप्शन बी। 21 मार्च को जो है नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं। तो सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब क्या पड़ता है आपका सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब आपका चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जमैका की राजधानी क्या है? हरारे, नैरोबी, प्रिटोरिया या फिर किंगस्टन? तो इसका राइट आंसर की बात कर लें, जो जमैका की राजधानी है वो आपकी किंगस्टन है। किंगस्टन जो है जमैका की राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को आपको पहचानना है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन होते हैं। और क्या कह रहा है? न्यूट्रॉन नाभिक के परमाणु के नाभिक में नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होते हैं बोल रहा है। और कह रहा है इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्य भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर इसके चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन लगातार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये भी बात सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और जो आपका जो ये कह रहा है कि नाभिक में नहीं होते हैं, जबकि जो इसका नाभिक होता है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि ये नहीं बोल रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ असत्य की बात की है, तो असत्य कौन सा है? बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाले यंत्रों में H2SO4 के साथ होता है, इसके साथ क्या चीज़ मिलाया जाता है आग बुझाने वाले यंत्रों में? NaSCO3 तथा Na2CO3, NaHCO3 विलयन या फिर Na2CO3 या CaCO3? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो इसके साथ मिलाया जाने वाला जो आपका विलयन है वो है NaHCO3, Na2CO3। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? B1, B2, B5 और B3? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें, जो पोलाग्रा बीमारी होती है वो आपकी होती है विटामिन B5 की कमी से पोलाग्रा हो जाता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी आपका जो बेरी रोग है वो हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। और विटामिन B2 की कमी से चेलोसिस इसकी कमी से बीमारी हो जाती है विटामिन B2 की कमी से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सन्निपात ज्वर किस विषाणु के कारण होता है? वेरियोला, रेबीज, जाइमेस, निकोस? चलिए बात करते हैं इसके राइट आंसर की। तो इसका जो सन्निपात ज्वर है वो होता है रेबीज के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, राइबोसोम में या फिर लाइसोसोम में? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें, जो आपकी श्वसन क्रिया होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? जो मनुष्य का चेहरा होता है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 20 या 14, 13 या फिर 12? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें, जो मनुष्य के चेहरे में हड्डियां पाई जाती हैं वो 14 हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अपमार्जक क्या होते हैं? निर्मलक, सोडा, साबुन या फिर उत्प्रेरक? तो अपमार्जक क्या होते हैं? राइट आंसर की बात करते हैं इसके। जो अपमार्जक होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? साबुन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ईएमआई का पूर्ण रूप क्या है? तो ईएमआई का जो पूर्ण रूप है, जो ईएमआई का पूर्ण रूप है, इक्वलेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जो ईएमआई की फुल फॉर्म क्या है? इक्वलेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओ OROP का पूर्ण रूप क्या है? ओनली रूल्स ऑफ पेमेंट, वन बैंक वन पेंशन, वन रूल्स वन पेमेंट, ओनली बैंक ओनली रैंक ओनली पेंशन। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वन रैंक वन पेंशन। इसका राइट आंसर है। तो बी इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में भारत में थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस आपका 21 जनवरी, 15 जनवरी, 29 जनवरी या फिर 25 जनवरी? राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो भारतीय थल सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है लवणीय मृदा में, दलदलीय मृदा में, काली मिट्टी में या फिर लेटराइट मिट्टी मिट्टी में? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? दलदलीय मृदा में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत करती है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बटन दबा दें और वीडियो लाइक हो जाएगी। और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की समाधि कहाँ है? कार्ल मार्क्स जो है एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट था। इसकी समाधि पूछिए कहाँ है? लंदन, मॉस्को, पोलैंड या फिर अफगानिस्तान? तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं। जो कार्ल मार्क्स की समाधि थी वो लंदन में थी। और कार्ल मार्क्स निवासी कहाँ था, कहाँ का था? तो ये जर्मनी का निवासी था। तो कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। तो इस प्रश्न में पूछा है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? यानी कि उज्जैन का जो पहले का नाम क्या था वो पूछा है। अवंतिका, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर की बात करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो उज्जैन का प्राचीन नाम था वो अवंतिका था। तो चलिए बढ़ते हैं। तो आप हम ये आज आज का लास्ट लास्ट क्वेश्चन था। तो हाँ, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको आपके कितना स्कोर रहा। आप बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।